नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम आपसे कुछ बातें कहेंगे कि मेरा जो तजुर्बा था महामारी के दौरान, जो टॉप साइंटिफिक जर्नल्स थे, लैंडसेट से लेके इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ले लीजिए, हमारा इंडिया का जो टॉप जर्नल है, मेडिकल जर्नल। और लैंडसेट वर्ल्ड में सबसे नंबर वन में आता है। लैंडसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल, बीएमजे। लैंडसेट के साथ मेरा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ था। और महामारी के पहले हम भी समझते थे कि ये तो मतलब लैंडसेट में आ गया, मतलब एक प्रकार से पत्थर का लकीर है, यानी बिल्कुल विश्वास हम कर सकते हैं। पर हमारा जो फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि बड़े बड़े जो लैंडसेट के एडिटर है, लैंडसेट के एडिटर के साथ ही मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था महामारी के दौरान, रिचर्ड हॉटन। बड़ी बड़ी बातें लिखी थी उन्होंने, उसके बारे में भी मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स बताऊंगा। पर एक्चुअल प्रैक्टिस में कितना फर्क है, उनकी कुछ मजबूरी होगी। तो ये बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो चिकित्सा कला है, चिकित्सा विज्ञान है, वो जनहित के लिए होता है। और अगर चिकित्सा कला में ही थोड़ा खोट आ जाए तो वो जन को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक प्रकार से धर्म संकट है अभी विज्ञान में जो चल रहा है, कि इन लोग जो हमारे जो पुराने फादर ऑफ मेडिसिन थे, जिन्होंने कहा था कि आपका हाईएस्ट एथिक्स होना चाहिए फिजिशियन का, अभी जो इस टाइप के जो लैंडसेट जैसे जर्नल या और भी जर्नल का मैं उदाहरण दूंगा। और फिर हमारे जो साइंटिस्ट है टॉप लेवल में, जिनका की काम है कि इस धर्म को बचा के रखें, विज्ञान को एक धर्म समझना चाहिए और इसको पवित्र रखे। अगर वही मेला कर देते हैं तो वो कितना, मतलब जो जिनको रक्षा करना चाहिए, अगर वही साइंस को डुबोएंगे तो वो ऐसे ही हो जाएगा ना, जब माझी जब नाव डूबे तो कौन बचाए। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ये बैकग्राउंड बताया है। और मेरा जो तजुर्बा है वो मैं बताऊंगा तो मेरे को काफ़ी एक प्रकार से मजाक हो गया है। ये मैं पहला ये बताता हूँ कि एक लैंसेट में मेरे को सबसे पहले जब नए नए वैक्सीन ट्रायल चालू हुए थे, और लैंसेट में एक हमारे यहाँ भी बड़े जोरों शोरों से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2020 में ही, शायद 21 में या 20 में, कि 15 अगस्त में हम वैक्सीन लॉन्च कर देंगे। फिर बहुत जल्दी जल्दी आदेश भी आए हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, एथिकल कमिटीज को, कि आप जल्दी से इसका क्लियरेंस दे दो वैक्सीन ट्रायल का। हालांकि एथिकल कमेटी में कोई प्रेशर आना नहीं चाहिए, तो जो भी था, पर वो हुआ नहीं। कुछ थोड़ा बच्चे थे साइंटिस्ट में, थोड़ा सा ऑनेस्टी, थोड़ा सा ये उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है। तो फिर भी उसके बाद भी फिर जोरों शोरों से एक नेशनल प्राइड बन गया। होना भी चाहिए, हमारे यहाँ कैपेबिलिटी है, पर शॉर्टकट तो नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक फिर हम उसको देख रहे थे, भाई कैसे चल रहा है। हमको भी थोड़ा क्यूरोसिटी था, उत्सुकता था देखने के लिए। तो लैंसेट में पेपर एक मैंने पढ़ा, जो फेज 1 ट्रायल जो कि कोवैक्सीन का हुआ था। फेज 1 ट्रायल मतलब जो ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कई फेजेज में होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में करते हैं कि थोड़े से ग्रुप में देते हैं, कुछ लोगों को देते हैं और देखते हैं कि उसका टॉलरेंस कैसा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, वगैरह वगैरह। तो इस स्टडी का नाम था सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मैंने एंटीबॉडी कितना बनता है वैक्सीन लेने के बाद। इनएक्टिवेटेड सार्स कोव 2 वैक्सीन, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन कोवैक्सीन ने बनाया था, BBV152, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड फेज 1 ट्रायल। दो ग्रुप में दिया, केस स्टडी फॉर रीडिफाइनिंग
तो ये पेपर छपा था, सेफ्टी, ये लैंसेट में छपा था, पब्लिश इन लैंसेट। तो ये छपा था 2020 में छपा था, 2021 में छपा था, उसी टाइम छपा था। मैं एग्जैक्ट डेट में आपको इसका मैं बताता हूँ। आपका एग्जैक्ट डेट था 2021 में छपा था। 2021 में मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। इसका मैंने लेटर का भी इसका लिंक दे दूंगा, चलो। पर अभी लिंक देने से कोई फायदा नहीं, बाद में मेरे लेटर के बाद उन्होंने चेंज कर दिया पेपर के अंदर, जो कि ऐसा कोई भी जर्नल नहीं कर सकता है, पर इन्होंने किया, मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या था कि एक तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, जो कहते हैं ना पीयर रिव्यूड जर्नल। बाकी लोग आप कोई रिसर्च करते हो, उसको कोई साइंटिफिक जर्नल में देते हो, तो वो एडिटर उसको भेजता है दूसरे एक्सपर्ट्स के बाद। वो एक्सपर्ट्स उसके ऊपर ये करते हैं, फिर कुछ कमेंट्स होगा, ये होगा, कुछ रिवीजन होगा, उसके बाद सब दूसरे जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ये होते हैं, फिर जाके वो एक्सेप्ट होता है या छपता है या रिजेक्ट, जो भी वो, ये दिस इज द। तो इन्होंने फिर इसके कुछ और भी कुछ सिद्धांत होते हैं। अगर आप कोई पेपर पब्लिश करते, रिसर्च सबमिट करते हैं, उसको आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ये फंडर्स कौन है इसके, पैसा। तो उससे क्या आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है कि आप, अगर कोई स्पॉन्सर है, कोई ये है, तो उससे तो आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि साइंस एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए उससे। अगर है तो आपको कोई ऐसा जरूरी नहीं है पेपर आप सबमिट नहीं कर सकते, पर आपको डिस्क्लोज करना है। तो जो भी पढ़ेगा वो उसको नज़र में रखेगा, हाँ भाई ये स्पॉन्सर्ड है, तो हो सकता थोड़ा है, उसके बावजूद भी डेटा कितना है, हार्ड डेटा है, तो मंजूर कर लेगा वो, जो भी पढ़ेगा। पर आप फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, वो क्राइम है, अनएथिकल है, मतलब वो नैतिक नहीं है इन पब्लिकेशन ये। तो बहुत मज़ेदार था इस पेपर में, जो उन्होंने दिया था। एंड में देते हैं फंडस कौन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर डेटा किसके पास था, किसने डेटा एनालाइज किया फंडस को। तो इन्होंने क्या दिया है, इनके जो पेपर के बहुत सारे ऑथर्स थे। पहला ऑथर आर एल्ला था, और बीच में ऑथर थे, फिर पांचवा छठवा ऑथर एक और एल्ला था। एल्ला का मतलब मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है। ई एल एल्ला, आर एल्ला, फिर कृष्णा एल्ला, ये सब ऑथर्स लिस्ट में थे। और फंडिंग सोर्स दिया था भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने ये स्टडी को स्पॉन्सर किया था, मतलब फार्मास्यूटिकल स्पॉन्सर स्टडी था ये। और कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने डेवलप किया था। और उन्होंने दिया था, डिक्लेरेशन दिया था। डिक्लेरेशन में क्या दिया था, द स्पॉन्सर ऑफ द स्टडी, द फंडिंग एजेंसी। तो फंडिंग एजेंसी कौन हुआ, भारत बायोटेक। द फंडिंग एजेंसी हैड नो रोल इन डेटा एनालिसिस। उनका कोई मतलब, उनको डेटा उनके पास नहीं था, उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना कोई पेपर से लेना देना था, उन्होंने खाली फंड दिया, जो कि आइडियल होना चाहिए। पैसा दे दिया भाई, फिर आप न्यूट्रल रिसर्च करो। उन्होंने कहा दे डिड नॉट इन्फ्लुएंस डेटा वगैरह एनालिसिस, उनको कोई, उनसे कोई लेना देना नहीं था डेटा एनालिसिस। फिर दूसरा पैराग्राफ में दिया है ऑल ऑथर्स। ऑल ऑथर्स में दो एल्ला आते, आर एल्ला आता नंबर वन, और पांचवे छठवे कोई बहुत ऑथर्स है उसमें। आईसीएमआर के भी सब लोग हैं, क्योंकि आईसीएमआर भारत बायोटेक ने मिलके बनाया था कोवैक्सीन, इनका आईसीएमआर को भी रॉयल्टी मिला था, तो आईसीएमआर भी पार्टी है इसमें, मतलब अपने ही होम टीम ही बने थे। तो बलराम भार्गव का भी शायद नाम है, और सन एम्स के डॉक्टर, ऐसा जितने भी हु इज हु बड़े बड़े नाम है उसमें। और चेला एल्ला सब है, एल्ला। और उसमें जो जैसे पहला स्टेटमेंट लिया कि द फंडर्स एंड स्पॉन्सर्स का कोई रोल नहीं था डेटा एनालिसिस में, और डेटा देखा भी नहीं जैसे, मतलब उनको। और अगला पैराग्राफ में था कि ऑल ऑथर्स, देखिए ऑल ऑथर्स, मैंने एग्जैक्ट वर्ड है उनको लेटर लिखा, मेरे पास पूरा कॉरस्पॉन्डेंस है। ऑल ऑथर्स, पहला वाला मैं पढ़ लूँ जो मैंने ऑब्जर्वेशन लैंसेट का एडिटर को दिया था, रिचर्ड हॉटन को। द फंडर ऑफ द स्टडी हैड नो रोल इन डेटा कलेक्शन। डेटा उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, जो कि फंडर्स है। डेटा एनालिसिस में भी कोई रोल नहीं था, डेटा इंटरप्रेशन में कोई रोल नहीं था। और
राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट, बट एंड वॉज बट वॉज इन्वॉल्व वगैरह। फिर अगला सेंटेंस क्या बोलते हैं, अगला पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ में लिखा है ऑल ऑथर्स, फंडस का कोई नहीं था डेटा डेटा से लेना देना। फिर अगला ही सेंटेंस में कहते हैं ऑल ऑथर्स हैड फुल एक्सेस टू ऑल द डेटा इन द स्टडी एंड हैड फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन टू सबमिट फॉर पब्लिकेशन। पहले कहते फंडस को कोई मतलब नहीं था डेटा से, नो रोल इन डेटा कलेक्शन, और अगला सेंटेंस बोलते हैं ऑल ऑथर्स एट फुल ये। अरे क्योंकि जो फंडर्स थे, मैं बता दूं अभी एल्ला का क्या गेम है। आर एल्ला, कृष्णा एल्ला बीच में, वो भी एक ऑथर है, बीच में है सबसे पहला। कृष्णा एल्ला इज द कृष्णा एल्ला इज द मालिक है भारत बायोटेक का, इज द चेयरपर्सन है, उसी का भारत बायोटेक है। और आर एल्ला उसका लड़का है, लड़का फर्स्ट ऑथर है। एला भी ये है, बाकी सब आईसीएमआर के बलराम भार्गव वर्मा सब है। और यही इन्होंने स्पॉन्सर किया स्टडी, और यही ऑथर्स है। और ये कहते हैं, एक हाथ से कहते हैं कि जब मैं स्पॉन्सर है तो हमने नहीं किया, हम ऑथर है तो हमने किया। वही है ना, वो दीवार जैसी बात हो गई कि एक पुलिस ऑफिसर हो या भाई हो, तो वो इतना हाई स्टैंडर्ड है कि जब एक मुजरिम बोलेगा तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अदरवाइज एक भाई बोलेगा तो भाई हूँ। भाई मैं तो एक हाथ से आपको पैसा दिया, उस हाथ से मैं देख नहीं रहा डेटा क्या है, दूसरे हाथ से मैं तो ऑथर हूँ अभी, अब मेरे को डेटा दिखाओ ऐसा। ऐसा देखिए, ये लैंडसेट है, ऐसा लिखा है। अब मैं क्या स्टैंडर्ड, महामारी के टाइम क्या स्टैंडर्ड हो गया था, टॉप जर्नल हम कहते हैं। तो हमने ये लैंडसेट को एक व्यंग के हिसाब से दिया कि अभी हमको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, दाएं हाथ बाएं हाथ से लड़ रहा है, हमको वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं मानेंगे कि हमको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डेफिनेशन चेंज करना है क्या। और ये तो द अबव डिक्लेरेशन इज पैराडॉक्सिकल मैंने कहा था, एंड इंट्रिग्विंग, बड़ा मिस्टीरियस है। हाउ डज वन सेपरेट द रोल ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? कृष्णा एलर इज चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो वन ऑफ द फंडिंग एजेंसी का, और वो क्या है, एंड वो ऑथर स्टडी के ऑथर लिस्ट में भी उसका नाम है। और ये एंड उसका लड़का इज द फर्स्ट ऑथर, उसका जो लड़का है वो पहला ऑथर है। और सब उसके आईसीएमआर फंडिंग, रॉयल्टी भी मिलता था को। तो अभी ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, अभी मतलब मान लो अभी आपके, आजकल देखिए क्रिकेट में क्या होता है, कितने हाई स्टेक से क्रिकेट मैचेस होते हैं आजकल। अभी आप बोलो एम्पायर पूरा बैटिंग साइड से एम्पायर करेंगे, हम ही एम्पायर है, हम ही बैटिंग करेंगे, तो ये क्रिकेट में तो दिखता है इसलिए लोग हल्ला करेंगे, क्रिकेट में नहीं कर सकते। पर ये कितना बड़ा $1 बिलियन का इसमें अभी आप, तू ही कमिश्नर, तू ही है अभी, क्या है। तो मैं सोचा अभी इसमें ये क्या करेंगे, ये लेके बैठे थे थोड़े दिन, फिर बाद में गोल मटोल जवाब दिया उन्होंने, पब्लिश हो गया था, पेपर आ गया था उन्हें। अभी मैं भी जर्नल का एडिटर हूँ, लैंडसेट इतना लेवल नहीं है मेरा, पर एक जर्नल है, उसमें भी हम कुछ बेसिक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि एक बार कोई चीज़ छप जाता आप उसको ऐसे नहीं ये कर सकते, चेंज कर सकते उसको। अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किया है, लेटर टू द एडिटर उसको छापना चाहिए अगले इसमें। या आपने कुछ गलती हो गया है तो एक इरेटम छपता है, इरेटम, वो अगले इशू में उसको करेक्शन करना, तो लोगों को पता चले कि पहले क्या लिखा था, अभी क्या करेक्शन कर रहे हो। कुछ नहीं किया उन्होंने ऐसा। उन्होंने मेरे को थोड़े दिन बाद ऐसा लेटर दिया कि हाँ आपने जो बोला है ये ओवरसाइट है, दूसरे लोगों ने बोला वी विल टेक एक्शन। मेरा लेटर नहीं छापा, छापना चाहिए। एक्शन क्या लिया, एक्शन में इरेटम भी नहीं किया कि जो कि पब्लिक डोमेन में हो। उन्होंने फिर, अभी आप देखेंगे उसमें ये सब ये वाला वर्डिंग्स ही हटा दिया उन्होंने। उन्होंने फिर एक जगह लाया कि ये थर्ड पार्टी को दे दिया, और कोई एक किसी का नाम ले लिया, डेटा इन्होंने एनालिसिस किया था, मतलब वो गोल मटोल करके ये जो थे कि जो कि ग्लैरिंग देख रहा था कि ये क्या तमाशा चल रहा है, जो साइड बैटिंग कर रहा है वही साइड एम्पायरिंग कर रहा है। ये तो पूरा उन्होंने निशानी हटा दिया। पर मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है लैंडसेट का, मैंने लेटर लिखा, उन्होंने जवाब दिया, पूरा मेरे पास ये है।
कौन देखेगा, कौन सुनेगा मेरी बात। तो ये रिचर्ड हॉटन जो लैंसेट के हैं। और अभी मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये कितने आदर्श वाली बातें इन्होंने ही किया था कुछ साल पहले, कुछ साल पहले। तो मैं अभी बताता हूँ, दूसरा मैं निकालता हूँ वेब पेज। ये यार क्या होता है इसको, ये इधर अटक जाता है तो अटक ही जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले, काफ़ी शायद 10-12 साल या उससे भी ज़्यादा होगा, मैं अभी निकालता हूँ, मेरे को लिंक मिल रहा है अभी। तो ट्रस्ट द साइंस, मैंने एक इसके ऊपर एक संपादकीय भी लिखा था, एडिटोरियल। तो ये मैंने लिखा था कि आजकल जब महामारी में चालू हुआ था, सबसे पहले फॉची ने चालू किया था, ट्रस्ट द साइंस, ट्रस्ट द साइंस। विज्ञान को ट्रस्ट करो, मतलब ये करो। पर विज्ञान के पुजारी भी तो पवित्र होने चाहिए ना। अभी पुजारी अगर खोट है तो हम कैसे विश्वास करेंगे। और फौजी तो कहता था कि मैं ही वह साइंस हूँ। मेरे को आप साइंस को अटैक कर रहे हो, तो मेरे को अटैक कर रहे हैं, साइंस को कर रहे हैं। तो अभी देखिएगा, अभी बहुत ज़्यादा स्टेक्स हो गए हैं ये। धीरे 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 फार्मा का पूरा जर्नल्स, क्योंकि जर्नल अभी देखिए, आजकल इंफॉर्मेशन पावर होता है, समाचार इंफॉर्मेशन और साइंस इंफॉर्मेशन, यानी साइंटिफिक जर्नल। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेडिकल जर्नल्स में है, क्योंकि मेडिकल जर्नल्स में बीमारी क्रिएट भी होते हैं, बीमारी की दवाई भी क्रिएट होते हैं, बिक्री भी होते हैं, प्रोपेगेंडा भी होते हैं। और धीरे 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 मेडिकल जर्नल को, और वही साइंटिस्ट के पेपर आने लगे हैं जो जो स्पॉन्सर का बात सुनेगा उसका म्यूजिक पे डांस करेगा। और ये तो देखा है आपने, ये जो स्पॉन्सर भी वो है, ऑथर भी वही है। और पार्टी में सब लोग दावत में बुलाए गए हैं, आईसीएमआर के जितने साइंटिस्ट है, वही साइंटिस्ट ऊपर जाएंगे जो डांस करेंगे स्पॉन्सर के धुन में। अब ये तो बहुत ही हद हो गया कि ऑथर भी हो, पैसा भी हो, होम ग्राउंड हो गया पूरा। तो ये इन्होंने यही रिचर्ड हॉटन अभी 17 या 18-19 साल से एडिटर है लैंडसेट का ये। रिचर्ड हॉटन इतने साल से है, तो वो एक दिन में उसको इतना पतन नहीं हुआ उसका। उसने ही एक एडिटोरियल लिखा था और कहा था कि कैसे, खुद ही बोला था कैसे, आज से शायद 12 साल और 20 साल हो गए शायद। ये देखिए, द फार्मा इंडस्ट्री कई दशकों से tremendous influence on the way the evidence is generated। एविडेंस, जो सबूत बनाता है, वो फार्मा इंडस्ट्री कंट्रोल करता है। तो आपको दवाई का पॉजिटिव साइड दिखाएगा, दवाई का नेगेटिव साइड दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल करता है जर्नल्स को और साइंटिस्ट को। जो साइंटिस्ट नेगेटिव साइड दिखाएगा उसका पेपर छपेगा ही नहीं, कौन सुनेगा फिर। और जो अच्छा दिखाएगा उसको ग्रांट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स वेन, धीरे धीरे जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है, रिसर्च ग्रांट कम कर दिया। अभी वो वैक्यूम जो हुआ है उसमें ये फार्मा इंडस्ट्री ग्रांट देने लगा। अब वो अपना धुन बजवाएगा, है ना। मेडिकल रिसर्च बिग बिजनेस हो गया है। अभी तो खाली मेडिकल प्रैक्टिस ही बिग बिजनेस था, अभी मेडिकल रिसर्च को कंट्रोल कर लिया। अरे आप बोलते हो कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है वो फ्री लंच नहीं लेगा, मेडिकल रेप को आने नहीं देगा। एक डॉक्टर कितना देगा, मरीज को थोड़ा सैंपल दे देगा। पर आपने जो पूरा समुद्र को कैप्चर कर लिया है, जो मेडिकल साइंस का नॉलेज बेस है, उसी को आपने ये कर दिया है, गंगा को मैली कर दिया, राम तेरी गंगा मैली। तो छोटा मोटा क्या करेगा वो। तो वो फार्मा इंडस्ट्री, ये जर्नल्स की बात कर रहा है। अब जर्नल्स का जो भी छप जाता है, लैंसेट में छप गया, हमारे इंडियन जर्नल में, उसको अभी कुछ भी अगर सवाल करेगा, आम जनता सवाल करेगा, जो पॉलिसी मेकर होगा, जो पॉलिटिशियन होगा, वो दिखाएगा देखो ये है एविडेंस। फिर ट्रस्ट द साइंस एक होगा तोते जैसा, दूसरा तोता जैसा बात क्या होगा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये साइंटिफिक जर्नल क्या है, ये एविडेंस है। पर उसके पीछे क्या है, उसके पीछे तो दूषित हो गया है वो साफ पानी नहीं है, दूषित हो गया है। अब ये व्हेन द फंडिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडस्ट्री वाज मॉडेस्ट, पहले इतना नहीं था। पहले
एकेडमिक फैकल्टी, जो एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर होते थे, मैं भी एकेडमिक्स में रहा, कई साल हो गए, 30-40 साल। बीच बीच में एफएमसी में रहा, फिर कंटिन्यूसली 20 साल। एकेडमिक फैकल्टी यूनिवर्सिटीज़ को पहले थोड़ा ऑटोनॉमी था कि मेरे को, मैं डिपेंड नहीं हूँ फार्मा में, मैं अपना रिसर्च कर सकता हूँ, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, तो वो अपना एनालिसिस ये वो अपना निष्पक्ष इससे कर सकते थे। पर अब उनका ड्रग इंडस्ट्री का जैसा जैसा रोल बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड कम कर दिया, तो ड्रग इंडस्ट्री फंड देने लगा, प्राइवेट इंडस्ट्री प्रॉफिट मेकिंग हो गया, वो फिर मेडिकल रिसर्च एक प्रॉफिट मेकिंग, फार्मा इंडस्ट्री ने उसको एक काउंटर बना लिया, अपना प्रमोशन काउंटर, थ्रू दिस साइंटिस्ट एंड दिस जर्नल्स। ये लिखा है, मैंने सबका रेफरेंस दिया है मैंने एक लेख में। मेरा एक जर्नल में एडिट करता हूँ, तो ऐसे मैं एडिटोरियल्स निकालता हूँ, क्योंकि ऐसे एडिटोरियल में लैंडसेट वाले नहीं छापेंगे, क्योंकि मैं तो हवा के मुख के विरुद्ध बोल रहा हूँ, पर अपने जर्नल में मैं छापता हूँ विथ एविडेंस। इन्होंने ही बोला था, रिचर्ड हॉटन ने ये सब चीज़ें बताए थे। द इंडिपेंडेंस ऑफ एकेडमिक रिसर्चर्स गॉट अंडरमाइंड, यूनिवर्सिटी में भी जो फैकल्टी है उनकी आज़ादी चली गई। दिस, और फिर एथिक्स जो है, एथिक्स जो सच्चाई है जिसको कहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स है, मॉरल स्टैंडर्ड्स है, पवित्रता है, वो नीचे चला गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग कंपनीज एक्सटेंड्स टू मेडिकल जर्नल्स। एक तो एकेडमिक रिसर्चर्स को कंट्रोल कर लिया, फिर जर्नल्स के ऊपर भी ये, जर्नल्स बेनिफिट, जर्नल्स को पैसा मिलता है पब्लिशिंग लार्ज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टडीज, इंडस्ट्री स्टडीज को पब्लिश करने में बहुत पैसा मिलता है, विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द जर्नल्स एंड ऑल्सो ब्रिंग इन रेवेन्यू बाय सेल ऑफ रिप्रिंट्स। रिप्रिंट बिकता है, वो फिर प्रमोशन करते हैं, जो फार्मा अगर जर्नल में छप गया, उसका रिप्रिंट्स बेचते हैं ये जर्नल्स फार्मा कंपनीज को। और ये दिया कि एक अमाउंट, ये जो रिप्रिंट का जो पैसा मिलता है एक आर्टिकल से, एक जर्नल को, दिस अमाउंट कैन रीच $1 million फॉर सिंगल आर्टिकल। एक आर्टिकल 1 मिलियन में बेच सकते हैं ये फार्मा के, और अच्छे जर्नल में कोई आर्टिकल छप गया जो कि उस फार्मा इंडस्ट्री का दवाई को तारीफ कर रहा है, 1 मिलियन में बिकता है वो। 2 डिकेड्स अगो, हाँ, 20 साल पहले यही रिचर्ड हॉटन ने, तब शायद नया नया एडिटर बना होगा, उसको मालूम नहीं होगा कि बोलने में और करने में कितना फर्क है। 2 डिकेड्स अगो, 20 साल पहले, डजन एडिटर्स, एक 12 एडिटर of leading medical journals, including New England Journal of Medicine, Lancet, and Journal of American Medical Association, JAMA, लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल, जामा के एडिटर्स ने मिलके एक लेख लिखा था कि क्लिनिकल ट्रायल को मिसयूज किया जा रहा है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं ना, आरसीटी फार्मा इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, इसको मिसयूज किया जा रहा है बाय पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस। जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, वो एकेडमिक रिसर्च के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस दे देता है कि आप इसी तरीके से, हमारा इंटरेस्ट को प्रमोट करना है आपको, हम आपको ग्रांट दे रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। दिस मेड मॉकरी ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, मजाक हो गया है। ये 20 साल पहले कहा था, आज का देखो महामारी के टाइम तो और पतन हो गया। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो कि एक निष्पक्ष, आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो कि हाँ ये दवाई काम करता है, आप किसी पहले से नहीं, उसको पहले से दिया दिया था, ये आपका स्क्रिप्ट है, एक पिक्चर जैसा स्क्रिप्ट है, इसी स्क्रिप्ट में आपको स्टोरी बनाना है। तो वो साइंस क्या रहा वो, clinical trials by corporate are performed to facilitate regulatory approval of drug or device। उसको रेगुलेट लाइसेंस मिल जाना चाहिए, भाई हमने ये किया, आपको ट्रायल का पैसा दिया ना, आप लो अपना फंड लो, ग्रांट लो, आपका रिसर्च में नाम आ जाएगा, आपका ये बढ़ जाएगा रैंकिंग, इतना रिसर्च किया, आपने पेपर बना लिया। अब ये पेपर लेके हम एफडीए में जाएंगे, सीडेस्को में जाएंगे, जो ड्रग अप्रूव, बोलेंगे देखो रिसर्च है, लैंसेट में छपा, ये छपा, जितना बड़ा जर्नल है उतना ज़्यादा ये छपा है। आप, और वो बेचारा क्या करेगा जो बैठा है ब्यूरोक्रेट, हाँ भाई ये तो छपा है यार, ये तो आम आदमी भी सोचेगा यार लैंडसेट में छपा, लैंडसेट में छपा। और ये दिया हुआ है, 20 साल पहले ये हालत है। सोच रहे 20 साल में तो स्टैंडर्ड्स तो ऊपर तो नहीं गए होंगे ना, नीचे ही गए होंगे, जैसा अपन देख रहे हैं ना चारों तरफ। फिर सब्सिक्वेंटली द एडिटर ऑफ लैंडसेट, रिचर्ड हॉटन, अभी पता ये हॉटन 20 साल पहले क्या बोल रहा है, और अभी 20 साल बाद मेरे को दबा दिया मैंने, जब उसको पॉइंट आउट किया कि क्या तमाशा हो रहा है आपके जर्नल में।
रिचर्ड हॉर्डन 20 साल पहले कहा, द मेडिकल जर्नल्स हैव बिकम द इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, रिचर्ड हॉर्डन कहता है कि मेडिकल जर्नल नॉलेज लॉन्डर कर रहा है फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसका मैंने रेफरेंस दिया, रिचर्ड हॉर्टन। ये वाला मैंने जो ये लेख लिखा है एडिटोरियल, मैं यूट्यूब में इसका लिंक दे दूंगा, अंग्रेजी में है, पर इसमें जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये इसका सबका रेफरेंस दे के बोल रहा हूँ, कि मैं अपना कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली जो ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, आप खुद निर्णय लो। कल हमको रिचर्ड हॉटन भी हमारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, उसने खुद कहा है। फिर मार्सिया एंजल, फॉर्मर एडिटर ऑफ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का, उसने कहा था, क्रिटिसाइज द इंडस्ट्री फॉर बिकमिंग मार्केटिंग मशीन एंड रनिंग रफ सॉर्ट एनी इंस्टीट्यूशन कमिंग इन द वे। फार्मा इंडस्ट्री एक मार्केटिंग मशीन हो गया जर्नल के थ्रू, और कोई भी उसके बीच में आता है, हमारा जैसा कोई बोल रहा कि उसको किनारे ट्रैक्टर जैसे चला जाएगा उसके ऊपर से, रफ शॉट, अंग्रेजी है थोड़ा इनका ऊंचा। और सबसे रिचर्ड स्मिथ, जो उस टाइम फॉर्मर एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, रिचर्ड स्मिथ, उन्होंने क्या कहा था, मेडिकल जर्नल्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग आर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एक्सटेंशन काउंटर ऑफ फार्मा कंपनी, मेडिकल जर्नल्स, ये टॉप जर्नल्स की बात कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस वार्निंग्स, दो 20 साल हो गए, स्टैंडर्ड और डाउन हो गया, और ये महामारी के टाइम तो और डाउन। और अभी देखिए, अभी लोग उसको मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी को। वो जो जो चीज़ कह रहा है, एक तो ट्रम्प सनकी है, पर सनकी वाला भी कई बार सही भी बोलता है। और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो बोला है, जूनियर जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उसने स्टेटमेंट दिया कि अच्छे साइंटिस्ट को टॉप जर्नल में नहीं पब्लिश करना चाहिए, लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से परसों एक प्रोफेसर आई थी मेरे से मिलने, वो भी एपिडेमियोलॉजी प्रोफेसर जय भट्टाचार्य के साथ काम कर चुकी है, उसी के स्टैनफोर्ड की है, उसी डिपार्टमेंट के हैं। वो बोलती है, मैंने बोला, वो बोला नहीं ये तो रॉबर्ट कैनेडी पागल है। अरे मैंने बोला यार, इनको समझ नहीं है ना, क्योंकि आम एकेडमिशियन को इतना ये नहीं होता है कि भाई क्या हो रहा है, ये सब अंदर का चल रहा है कई सालों से। तो रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला कि स्टॉप पब्लिशिंग इन टॉप जर्नल्स, क्योंकि उसको मालूम है कि सबसे ज्यादा इधर ही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और गंध। अब सब उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि यार देखो कैसे बोल रहे टॉप जनरल में है। वो उसको समझता है कि सबसे ज्यादा ये है, और इसीलिए उसने पूरा का पूरा ओवर कर दिया, इतने सीडीसी के, एफडीए के 1000 साइंटिस्ट को फायर कर दिया उसने, कि सबके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल से हो गए थे, 20 साल से हो गए थे, ये सब सब इसमें मिले थे, तो कौन किसको पकड़ेगा। सो तो ये अभी क्या है कि ये तो अमेरिका में चेंज हो रहा है, पूरा सत्ता बदला, पूरा ये बदला पूरा। और पता नहीं अभी आगे कितना वो ये होता है, सक्सेसफुल होता है, कितना उसको ये मिलता है, इसमें कामयाबी, कितना कामयाब होता है ये हमको पता नहीं, क्योंकि ये बहुत एक दलदल जैसे बन गया है, ये इतना बहुत डिफिकल्ट काम है। लोग और इसको ऐसे लोग पागल बोल रहे हैं कि ऐसे जर्नल लोग भी अभी उसके अगेंस्ट छापने लगे हैं, क्योंकि ये सबका कारोबार बहुत बुरी तरह मिला हुआ है इन सब से, फार्मा इंडस्ट्री से। मेडिकल जर्नल जो टॉप जर्नल से आजकल नहीं है, वो सबसे ज्यादा वही आपको लूट रहे हैं, जनहित के अगेंस्ट जा रहे हैं। और हमारा भी, हमारे यहाँ जो अभी आप देख रहे हो कि काफी लोगों ने चिंता प्रकट किया है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ गए हैं सडन। कुछ भी हो सकता है वजह, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि शायद टीके से हो ये हो, पर उसको सही जांच होना चाहिए ना। बिगड़ सही जांच करके अभी एक पिछले साल पेपर पब्लिश किया इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, वो ठीक से पेपर का मेथोडोलॉजी साउंड नहीं है, कि वो जिनका सडन डेथ हुआ उन्होंने भी वैक्सीन लिया, जो जिंदा है उन्होंने भी वैक्सीन लिया, क्योंकि उसी मोहल्ले से कंपेयर किया। ऐसा नहीं होता है, आप ऐसा लो ना, आप वैक्सीनेटेड है, उनको आगे लो, वो पेपर स्ट्रांग होगा। जो उन्होंने टीका लिया, जो उन्होंने लिया, उनको फॉलो करो सीधा। और आज ही मैं सुन रहा था, उसके बाद अभी हर जगह पैनल डिस्कशन हो रहा है, आईसीएमआर एम्स स्टडी चल रहा है, आईसीएमआर अपना स्टडी, और बड़े बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट को मैं सुन रहा था एम्स का, वो जो कितना जो बहुत ही
कमजोर स्टडी जो किया आईसीएमआर ने, वो पता चलता है लीपापोती के लिए क्या उसमें हमने और प्रोफेसर भास्करन आईआईटी के, उन्होंने बताया। एक तो डेटा में भी उसमें बहुत ये है, मैच नहीं होता है। और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपा है, आईसीएमआर का ही जर्नल है, और आईसीएमआर ये अपने ही जर्नल, वही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा हमने बताया कि ये ऐसा नहीं होता है स्टडी कि आपने दोनों ग्रुप में लोगों ने वैक्सीन लिया तो कैसे बोलोगे वैक्सीन से इफेक्ट हो रहा है। आपको लेना चाहिए। देखिए आपने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया, कितने करोड़ों लोग, आपने 100 करोड़ को दे दिया। तो आज मैं सुन रहा था एम्स का कार्डियोलॉजी बोलता नहीं ये क्या है कि वैक्सीन तो हमने सभी को दे दिया, अभी कैसे पता। अरे नहीं दिया भाई सबको आपने। हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ है, या 100 करोड़ भी ले लो। तो अगर आप 99 करोड़ को दिया होगा तो 1 करोड़ तो, 1% तो बच ही गया होगा। ऐसे कई लोगों ने नहीं लिया वैक्सीन, हमने नहीं लिया वैक्सीन यार, हमारे बुजुर्ग ने नहीं लिया तो हमारे फैमिली ने नहीं लिया, क्योंकि हमने देखा कि हमारे एंटीबॉडीज आ गए थे वैक्सीन जब तक रोल आउट हुआ। हमने अपना साइंस को फॉलो किया, हमने फौजी के साइंस को नहीं फॉलो किया कि आ जाए एंटीबॉडी फिर भी वैक्सीन लो। मैं बोला ये साइंस, तब से हमने, हमारा विश्वास भी चला गया कि यार ये क्या बोल रहे हैं इन लोग। एंटीबॉडी है, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, 14 दिन बॉडी में वायरस रहा तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगा, एक ऐसे टक से हमको ऐसा आ जाएगा हाइब्रिड इम्यूनिटी। क्या तमाशा है यार हाइब्रिड इम्यूनिटी, ये टर्म तो पहले मैं साइंस में कभी सुना नहीं। 50 साल मेडिकल कर, नए नए टर्म्स आए, हाइब्रिड इम्यूनिटी, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, वो कैसे भी उसको फिट कर रहा है हाइब्रिड इम्यूनिटी। कल मैं जाऊँ घुटना मेरा अच्छा है तगड़ा है, कल वो नी सर्जन बोलेगा तेरा एक और मैं नी रिप्लेस कर देता, तेरे को हाइब्रिड स्ट्रेंथ आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है हाइब्रिड इम्यूनिटी। ये सब बात आपने भी सुना होगा, क्या तमाशा चल रहा था। तो ऐसा स्टडी, वो कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि हमारे देश में तो अनवैक्सीनेटेड मिलेगा ही नहीं, तो कैसे करें। अरे भैया 100 करोड़ का देश है यार, 1 करोड़ तो मिल जाएगा अनवैक्सीनेटेड, बहुत बड़ा सैंपल है। आप ट्रायल कितने में करते हैं, 500 600 1000 में करते हो, हम आपको 1 करोड़ अनवैक्सीनेट दे रहे हैं। उनको कंपेयर करो वैक्सीनेटेड 1 करोड़ से, फॉलो अप करो। पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड में। अभी ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन पहले वो डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे ऐसे, उनके पास डिजिटल डेटा सेट था वैक्सीनेटेड का फॉलो अप, 10 मिलियन का डेटा सेट था, वो डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे। 1 लाख सैंपल था, वो डिस्ट्रॉय पकड़े गए। वो उन्होंने, फिर लोगों ने हल्ला किया पार्लियामेंट में क्वींसलैंड में, तो वो अभी रुका है। तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कुछ तो है दाल में काला। वो डेटा 5 साल भी नहीं हुआ यार, साइंटिफिक डेटा कितने सालों से रहता है यार। इजिप्ट का डेटा अभी भी पड़ा है पेपिरस में तो वो 5 साल का डेटा बोलते पुराना है, और नए वेरिएंट आ गए। तो ये मैंने क्या तमाशा बना दिया साइंस को यार, जर्नल को, इसको उसको, साइंस को। और अभी ये मैं बता दूं, आप लोग कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो, नहीं पता चलेगा आपको कि वो कटप्पा को किसने मारा, या बाहुबली कि सडन डेथ के नहीं हो रहे, क्या हो रहे, टीके से हो रहे। आपको नहीं पता चलेगा जब तक अमेरिका जैसे चेंज नहीं होगा, कि जितने थे ये बैठे हुए हैं उनको चेंज, तो हमारे देश में तो हम उम्मीद नहीं करते इतना बड़ा चेंज हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जुगाड़ चलता है और भाईबंदी चलता है। और अमेरिका में भी मैं बोला कि हमको पता नहीं कितना कामयाब होंगे, इतने सालों का जो इनका जुगलबंदी है। जितने भी फार्मा मेडिकल जर्नल, जर्नल एडिटर्स, ये ये पूरा एविडेंस को एविडेंस को ही कंट्रोल कर रहे हैं भाई। वो अपने तरीके से आपका एविडेंस पेश करेंगे। अभी सब एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ऐसे हार्ट अटैक होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन ड्रिंक, तो ये मैं सुन रहा था, वो मजा आ रहा था सुन के क्या है, कॉमेडी शो चल रहा है। अरे ये तो मालूम है लोगों को यार, कोई बिंज ड्रिंकिंग कर लेता है। हमने कितना, फौज में था, अभी तो मैं 20 साल से छोड़ दिया, बहुत बिंज ड्रिंकिंग करता था मैं फौज में था। सुबह पता नहीं कहाँ उठ रहा हूँ मैं, हार्ट हार्ट अटैक नहीं आया इतने साल। तो वो ये करते हैं, 20 साल का बच्चा बिंज ड्रिंकिंग करके चला। अरे और वो कभी हिस्ट्री तो लो, उनको ठीक से लो, टीका ले। तो ये सब तमाशा चल रहा था। तो मैं यही बोल रहा कि अभी क्या किया जाए, इसका क्या साइंस किया। और अभी ग्रांट भी बंद कर दिया रॉबर्ट एफ कैनेडी ने, वो हार्वर्ड को ग्रांट। अब मालूम है ग्रांट साला मिसयूज कर रहे हो, गलत एविडेंस आप ये कर रहे हैं। अरे इतना पैसा नहीं चाहिए होता अच्छा रिसर्च करने के लिए। जितना ज़्यादा पैसा मिलता मतलब कहीं तो आपका लॉन्ड्रिंग चल रहा है, कहीं तो आप इतना पैसा जो दे रहा है तो वो उसके धुन में तो नाचोगे आप। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, पता नहीं आइंस्टाइन को कितना ग्रांट मिला था, या जो मैं पहले भी कहा हूँ, जो निब्बू का जेम्स लीड ने, डार्विन को कितना ग्रांट मिला था। वो सब भगोड़े थे, जहाज में घूमते थे। ऐसा रिसर्च किया कि अभी तक दुनिया बदल दिया है। आप क्या कर रहे हो ग्रांट लेके, वही है ना।
तो ये आप इतना ही मेरे को कहना था, सोचना था। मैं आज आज ही मैं सुन रहा था वो एम साई सीमर वाले का वो कॉमेडी शो, जो भी पैनल डिस्कशन है, वो बड़े लगे हैं अपना पूरा टेक्स्ट बुक बता रहे हैं यार, क्या बता रहे हो। थोड़ा ढंग का सिंपल रिसर्च करो ना यार। चलो यही मेरे को बताना था, आप लोग देखें क्या हो रहा है। पता नहीं, मैं बात कर रहा कि मैं भी पगला गया ये सब देख के। चलो।